हर जगह कुछ ना कुछ डरावना होता है, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो समय से बंधे होते हैं। गांव खांदा की कहानी भी वैसी ही है। ये गांव बाकी गांवों जैसा ही लगता है दिन में। हल जोतते किसान, बच्चों की चहल पहल, मंदिर की घंटियां और ढोल की थाप। लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूरज की आखिरी किरण जमीन को छूती है, गांव बदलने लगता है। 7 बजे के बाद खिड़की मत खोलना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। जो बाहर गया वो फिर नहीं लौटा। ये सब अफवाहें नहीं थीं, ये खांदा गांव की सच्चाई थी। एक परछाई जो सिर्फ 7 बजे आती थी और जो भी उससे टकराता उसका वजूद धुंध में खो जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। 7 बजने वाला है, जल्दी अंदर आओ। बुजुर्ग काकी की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सूरज पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से लुढ़क चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी, जो अगस्त की उमस भरी शाम में भी असहज लग रही थी। आदित्य, एक 17 वर्षीय लड़का, शहर से छुट्टियों में खांदा गांव आया था। उसके लिए ये सारी बातें मजाक लगती थीं। इतने डरपोक कैसे हो सकते हैं लोग? ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। उसने सोचा और बाहर बैठा रहा, अपने नाना जी के पुराने झोपड़े के सामने, एक टूटी सी चौकी पर। अंदर से उसकी मौसी ने फिर आवाज दी, आदित्य, अब अंदर आ जाओ बेटा, शाम ढल गई है। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और उठने ही वाला था कि अचानक थक 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 पास की गली से किसी के चलने की आवाज आई। लेकिन यह आवाज किसी साधारण चलने वाले की नहीं थी। यह आवाज नंगे पैरों की थी, और वह भी गीले भारी कदमों जैसी। 1 2 3, हर कदम जैसे जमीन में धंसता जा रहा हो। आदित्य की आंखें गली की तरफ गईं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी पास ही लगे लोहे के गेट ने बिना हवा के खड़ाक से खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। ये क्या? उसके मुंह से शब्द निकलने ही वाले थे कि तभी छपाक, उसके सामने जमीन पर जैसे किसी ने पानी गिराया हो। लेकिन वहां कोई बर्तन नहीं था, कोई इंसान नहीं, सिर्फ गीला निशान। एक लंबा पांव जैसा लाल लाल निशान, जैसे किसी ने पैर खून में डुबोकर जमीन पर रखा हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वह दौड़कर अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। मां ने उसका चेहरा देखा, पीला पड़ा था। बाहर कुछ था क्या? आदित्य ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उस रात पहली बार शहर में पले बढ़े लड़के को खांदा की सच्चाई की झलक मिली थी। अगली सुबह की पहली किरणें अभी गांव पर पूरी तरह पड़ी भी नहीं थीं कि चौपाल पर हलचल शुरू हो गई। रामनाथ मास्टर जी रात से गायब थे। एक बुजुर्ग चश्मे के पीछे से आंखें मलते हुए बोले, कल उन्होंने कहा था कि वे परछाई के पीछे जाना चाहते हैं। कह रहे थे, मैंने कुछ देखा है, अब डर नहीं लगता। रामनाथ मास्टर जी गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। अंग्रेजी में डिग्री थी, लेकिन उम्र के साथ साथ उनका मन पुरानी चीजों में लग गया था। गांव का इतिहास, पुराने कागज, टिमटिमाते दिए और 1000 बार पढ़ी गई डस्टी किताबें। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने गांव की एक पुरानी भित्ति कथा पढ़ी थी, जिसमें लिखा था, 7 बजे की छाया कोई आत्मा नहीं है, वो एक याद है जो हर पीढ़ी में किसी एक को पुकारती है। मास्टर जी ने मान लिया था कि इस परछाई के पीछे कोई राज है, और शायद कोई रास्ता जिससे गांव को इससे मुक्त किया जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने 2 रात पहले एक पुरानी तस्वीर में एक जली हुई लड़की की झलक देखी, तो उनका भरोसा पक्का हो गया। सुबह के 9 बजे थे और आदित्य को चैन नहीं पड़ रहा था। पिछली रात की वो छपाक और लाल निशान अब उसके जहन में घर कर चुके थे। वो बाहर निकला और सीधा गया पुरानी पाठशाला की तरफ, जहां मास्टर जी अक्सर अकेले बैठा करते थे। दरवाजा खुला था। अंदर की दीवार पर एक चौक बोर्ड पर आखिरी बार कुछ लिखा गया था, 7 बजे क्षण प्रवेश, 7:13 संपर्क, 7:22 हाथ समर्पण। तीनों शब्दों के नीचे एक हल्की सी लकीर खींची गई थी और कोने में एक घिसी हुई किताब खुली रखी थी। किताब में एक पंक्ति लाल स्याही से घिरी थी, जो बाहर रहेगा वो अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन जो बुलाया गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। आदित्य के पीछे एक धीमी आवाज आई, तुम खोजने निकले हो,
लेकिन जिसको खोजोगे वही तुम्हें पालेगी। पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, नीली साड़ी, आंखें सफेद और एक हाथ में तुलसी की माला। तुम वही हो ना जो बाहर शहर से आया है, जो मानता नहीं इन कहानियों को? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। वो औरत बोली, मास्टर जी ने जो छाया देखी थी वो उसकी बहन थी। 40 साल पहले मरी थी, जलकर, और अब हर पीढ़ी में वो किसी को बुलाती है। किताब के अंतिम पन्ने पर आदित्य को एक नोट मिला, मास्टर जी की लिखावट में। अगर मैं वापस न लौटूं तो कुएं के पीछे देखना, वहीं से सब शुरू हुआ था, वहीं खत्म होगा। गांव खानदा के लोग कुएं के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। पुराना पत्थर का बना हुआ एक गहरा कुआं जो अब सूख चुका था। दिन में भी वहां एक अजीब सी सीलन और बासी धुआं महसूस होता था, मानो कोई बहुत पुराना जख्म अब भी सुलग रहा हो। लेकिन मास्टर जी की चिट्ठी में वही लिखा था, कुएं के पीछे देखना। दोपहर के 3 बजे आदित्य अकेले वहां पहुंचा। आसमान साफ था, लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हल्की हल्की बदबूदार हवा चलने लगी। पीछे की झाड़ियों को हटाया और उसे दिखाई दिया एक पुराना लोहे का बक्सा, मिट्टी में आधा दबा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आदित्य ने उसे बाहर निकाला। बक्सा खुला और अंदर से निकली एक काली सफेद तस्वीर, 2 छोटे बच्चों की, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की आंखों में कुछ अजीब था, एक पुराना रिकॉर्डिंग टेप कैसेट जिस पर लिखा था 7 बजे शाम अंतिम आवाज, और एक कागज पर जल चुके कुछ शब्द। अगर कोई इस टेप को सुने तो जान ले वो लौट आई है और मुझे जला रही है हर रात। आदित्य ने घर आकर अपने नाना के पुराने टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाली। टेप चालू हुई और कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक कम कंपाती आवाज, ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है। मैं रामनाथ। मैंने उसे देखा, वो जल रही थी लेकिन जिंदा थी, और उसने मुझसे कहा, भाई तुमने मुझे क्यों जलाया? और फिर चीख, आग, सिर्फ आग। टेप बंद हो गई। मास्टर जी की बहन तारा। गांव के पुराने स्कूल में 40 साल पहले एक आग लगी थी जिसमें तारा की जलकर मौत हो गई थी, लेकिन गांव वालों ने कभी नहीं बताया कि वह आग जानबूझकर लगाई गई थी। गांव की कुछ औरतें फुसफुसाती थीं। तारा कुछ देख लेती थी जो दूसरों को नहीं दिखता था। कहती थी, स्कूल में कोई आत्मा है। लड़कों ने मजाक उड़ाया और ताला बंद करके आग लगा दी, लेकिन गुनहगार कभी नहीं मिले। आदित्य ने जैसे ही टेप को दोबारा चलाया, दीवार की घड़ी ने ठीक 7 बजाए, और तभी कमरे की बत्तियां फड़कने लगीं, खिड़कियों के कांच कांपने लगे, और फिर छप 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 नंगे गीले पैरों की आवाजें पास आती गईं। तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? एक झन्नाटेदार फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी। तेरा नाम अब उस लिस्ट में है। गांव का आसमान अब शांत नहीं था। हर शाम 7 बजे से पहले ही कुत्ते रोने लगते, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलती, और लोग अपने दरवाजों को 2-2 कुंडियों से बंद करने लगे। मास्टर जी की गायब हो चुकी बॉडी किसी को नहीं मिली, पर आदित्य जानता था वो गई नहीं है, वो आई है। रात के 7:13 उसी पुराने कमरे में जहां आदित्य ने टेप सुनी थी, तभी बिजली चली गई। कमरे की दीवार पर किसी की परछाई उभरी, एक औरत जलती हुई, और उसकी आंखों में अंगारे। भाई! उसका मुंह हिला लेकिन आवाज नहीं आई। भाई, मैंने क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे क्यों जलाया? उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था, बाल गीले थे जैसे किसी ने अभी अभी आग बुझाई हो। उसके हाथ में एक पुराना स्कूल बैग था और उसमें से धुआं निकल रहा था। आदित्य कुछ बोल पाता इससे पहले ही दीवार से एक चीज उछलकर उसकी तरफ आई। वही मास्टर जी की तस्वीर, अब खून में भीगी हुई। फर्श पर एक वाक्य लिखा था, जिसने जलाया था वो लौट आया है। और फिर कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। घुटन, गर्मी, धुआं और जलती हुई रोटियों की गंध। भैया ने मुझे सबके सामने छुड़ैल कहा था, अब मैं सबके सामने उन्हें जला दूंगी। अगली सुबह आदित्य गांव के बुजुर्गों से मिलने गया। पंडित त्रिलोचन, जो उस समय 20 साल के थे, अब 60 पार कर चुके थे। आदित्य ने सीधा सवाल किया, तारा कौन थी और उसके साथ क्या हुआ? पहले तो उन्होंने चुप्पी साध ली, फिर कांपती आवाज में बोले, हम सब गुनहगार हैं।
तारा कहती थी कि स्कूल में आत्मा है, बच्चों को डराने लगी। मास्टर रामनाथ को लगा पगला गई है, लेकिन एक दिन गलती से नहीं, जानबूझकर स्कूल को आग लगा दी गई और दरवाजा बाहर से बंद था। किसी ने नहीं खोला। तारा जल गई, लेकिन उसकी चीख अब भी स्कूल की दीवारों में कैद है। रात 7:29 आदित्य फिर अकेला था। उसकी दीवार पर लिखा था नाम, फिर खून से आदित्य, अब तू मेरा है। उसकी गर्दन के पीछे कुछ गर्म गिरा, जैसे जलती मोमबत्ती की बूंद। पीछे पलटा तो कोई नहीं था, लेकिन आईने में आदित्य की जगह तारा खड़ी थी। गांव का पुराना स्कूल अब एक टूटी हुई इमारत खंडहर बन चुका था। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। कहा जाता था कि रात में वहां से आज भी बच्चों की चीखें आती हैं और दीवारों से धुआं निकलता है, जैसे वहां अब भी आग जल रही हो। पर आज आदित्य वहां जाने वाला था। मास्टर जी की आत्मा का सुराग उसी स्कूल में था। दोपहर 6:45। आदित्य स्कूल की टूटी दीवार से अंदर दाखिल हुआ। घंटा घर की घड़ी जंग खा चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, घड़ी ने अचानक 7 बजे हो गई। टिन की छत पर कुछ चलने की आवाजें आईं। फिर बेंच अपने आप सरकने लगी और ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, अब क्लास शुरू होगी। एक कोने में राख और धूल से भरे अलमारी के अंदर आदित्य को एक लोहे का टिफिन बॉक्स मिला। टिफिन बॉक्स जला हुआ था, लेकिन अंदर अब भी कुछ बचा था। तारा की डायरी अधजली, एक मोरपंखी पेन और एक पन्नी में लिपटा सिलवाया नोट, जिस पर लिखा था, जिस दिन मुझे जलाया गया उस दिन मैंने सबके नाम लिखे थे और अब मैं उन्हें एक एक कर लेने आ रही हूं। जैसे ही आदित्य ने डायरी खोली, पूरे स्कूल में धुआं भरने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सामने ब्लैक बोर्ड पर तारा की परछाई उभर आई। वो अब सिर्फ ना परछाई नहीं थी, उसका पूरा रूप सामने था। जलता बदन, आधे जले हुए कपड़े, आंखों में अंगारे। तू आया है मुझे देखने, अब देख वही आग जो मैंने झेली थी। और उसी पल तारा ने अपनी हथेली से स्कूल के फर्श पर आग फैला दी। पर आग आदित्य को नहीं जला रही थी, बल्कि स्कूल की दीवारों को जला जलाकर शब्द उभर रहे थे। त्रिलोचन, रामनाथ, गोपाल और अब आदित्य। डायरी के एक अधजले पन्ने पर तारा ने आखिरी शब्द लिखे थे, मैं सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, मैं एक रास्ता थी जो आत्माओं से बात करती थी। सबने मुझे पागल कहा और फिर जिंदा जला दिया। अब मैं पागल नहीं, मैं आग हूं। अगर तू सच जानना चाहता है, तारा की आत्मा बोली, तो 7:13 तक इस आग में रुक। अगर बचा तो तुझे सब दिखेगा। आदित्य आंखें बंद करके फर्श पर बैठ गया। आग उसके चारों तरफ थी, लेकिन उसके भीतर डर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक शांति भर रही थी। जब आग की लपटें बुझीं, तो स्कूल की इमारत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक खाली मैदान था। चारों तरफ धुंध, बीच में एक चबूतरा और वहां खड़ी थीं 5 आत्माएं। सबके चेहरे अधजले, आंखें बुझी हुई, पर उनकी उपस्थिति में हवा भारी थी। आदित्य जानता था ये उस रात मरे हुए लोग हैं, या शायद जला दिए गए सच। चबूतरे के किनारे खड़ा था एक परिचित चेहरा, मास्टर रामनाथ। उसका चेहरा अब दुख और डर में डूबा था। मैंने तारा को नहीं जलाया था, लेकिन मैं जानता था वो दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा, और फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। तभी तारा की आत्मा प्रकट हुई। अब उसके हाथ में वही टिफिन बॉक्स था। मैं मरी नहीं थी मास्टर साहब, आपने मरने दिया। तारा की आत्मा ने चारों तरफ देखा। अब वहां आत्माएं थीं। त्रिलोचन, जिसने ताले बंद किए थे, गोपाल, जिसने स्कूल में आग लगाने की बात फैलाई, और कुछ अनजान बच्चे जो मजाक उड़ाया करते थे। तुम सबने मेरा सच नहीं समझा। अब मैं हर 7 बजे उन पर लौटती हूं जो सुनना नहीं चाहते। तभी एक औरत की आत्मा आई, तारा की मां। बेटी, बदला सब कुछ जला देता है, लेकिन माफी से आत्मा को मोक्ष मिलता है। तारा कांप गई। उसकी आंखों से अब पहली बार आंसू बहे। मास्टर जी ने स्वीकारा, तारा के अंदर कुछ देखने की शक्ति थी। वो आत्माओं की आवाज सुन सकती थी। गांव वालों को डर था, कहीं वो पुराने राज ना खोल दे, और यही डर उन्हें पागल कहकर मारने का कारण बन गया। गांव का मंदिर, कुआं, स्कूल, सब जगह एक अंधेरा सच दफन था। तारा ने आखिरी बार आदित्य की ओर देखा। तू सुनता है?
तू देखता है, अब तू मेरी भाषा जानता है। और फिर वह आग में समा गई, धीरे धीरे धुआं छोंटा, और वहां बस बची तारा की तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। आदित्य के हाथ में एक चिट्ठी आई, मास्टर जी की आत्मा से। बेटा, अगर तारा का सच तूने सुना है तो अब तू वही करेगा जो कोई नहीं करता, आत्माओं की सुनवाई। गांव अब भी वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। कुत्तों की चीख अब और तेज होती, मकानों की छतों पर परछाइयां दौड़ती और हर दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती। पर अब लोग मास्टर जी या तारा की बातें नहीं करते थे। अब नाम लिया जाता था आदित्य बाबा। तारा की आत्मा के जाने के बाद आदित्य को हर रोज शाम 7 बजे एक नई आवाज सुनाई देती, किसी आत्मा की। वो आवाज किसी और को नहीं सुनाई देती थी, ना दिखती थी, ना समझ आती थी, लेकिन आदित्य के लिए वह इतनी तेज थी जैसे कोई चीख रहा हो। एक रात 7 बजे 2 मिनट दरवाजे पर घंटी बजी। आदित्य ने खोला तो कोई नहीं था, पर जमीन पर एक पुराना स्कूल बैग पड़ा था। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। मैं अब भी स्कूल नहीं पहुंचा, क्या मेरी मां माफ कर देगी? उसके साथ एक जला हुआ बिस्कुट का डब्बा था। यह चिट्ठी थी श्यामू की, 5 साल का बच्चा जो स्कूल जाते वक्त गुम हो गया था। किसी ने उसकी तलाश नहीं की थी और अब उसकी आत्मा अटकी हुई थी। आदित्य ने ध्यान लगाकर पूछा, श्यामू, तू कहां है? तभी कमरे की दीवार पर एक लाल रंग का हाथ बना। कुएं के नीचे। गांव के उस पुराने कुएं को 20 साल से बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां से बच्चे की हंसी आती है, लेकिन असल में वो चीख थी। आदित्य ने गांव वालों से कहा, मैं कुएं को खोलूंगा। सबने मना किया, पर आदित्य ने ताला तोड़ा, रस्सी बांधी और अंधे कुएं में उतर गया। नीचे अंधेरा था। फिर एक छोटी सी हड्डी की कंगन दिखी और पास में स्कूल की टोपी, और तभी किसी ने उसकी गर्दन को छुआ। आ गए? किसी ने ढूंढा तो नहीं? अच्छा किया तू आया। आदित्य ने वह टोपी और बैग मंदिर में रखवाया, श्यामू की मां की तस्वीर के पास। और उस रात पहली बार 7 बजे कोई आवाज नहीं आई। श्यामू अब मुक्त था। आदित्य को उस रात सपना आया, तारा एक पहाड़ी पर खड़ी थी। मैं तो बस एक दरवाजा थी, पर तू एक रास्ता है। अब तुझे सबकी सुननी होगी, जब तक इस गांव की आखिरी परछाई शांत ना हो जाए। गांव के सबसे पुराने कोने पर एक बंद हवेली थी, रमा बुआ की हवेली। कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर 7 बजे ऊपर वाले कमरे की खिड़की खुलती थी और कोई गाना गुनगुनाता था। चांदनी रातें डराती हैं, जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। और अब आदित्य को उसी हवेली में जाना था। हवेली के दरवाजे पर किसी ने एक लाल दुपट्टा बांध दिया था, जैसे कोई वापस आने का वादा कर गया हो। जैसे ही आदित्य अंदर गया, सीढ़ियां अपने आप जलने लगी, दरों दीवार से गाने की गूंज उठी और फर्श पर एक टूटा हुआ कंगन पड़ा मिला, जिसमें से खून टपक रहा था। तहखाने में एक कमरा था, जिसके अंदर दीवारों पर बच्चों के नाम लिखे थे, नीरज, सोनू, टीना। हर नाम के सामने एक तारीख और एक शब्द, माफ नहीं। और फिर पीछे से एक कांपती आवाज आई, बच्चों को बोलना नहीं चाहिए था ना, मैं ही सबकी मां थी, पर उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा। रमा बुआ अब आत्मा नहीं थी, वो एक दहकती आग बन चुकी थी। आदित्य ने पूछा, बुआ, क्या आप सच में चुड़ैल थीं? बुआ हंसने लगी। चुड़ैल मैं नहीं, वो औरत बनी दुनिया थी जिसने मेरी बेबसी को पाप बना दिया। मैंने बच्चों को बचाया था, पर गांव ने कहा उनका खून पी गई। तभी हवेली की दीवारों से बच्चों की आत्माएं निकली, 3, 4, 5। सबने एक साथ कहा, बुआ को मत ले जाओ, उन्होंने हमें छुपाया था, जलाया नहीं था। अब आदित्य के सामने था एक पहली बार ऐसा सच जो डराता नहीं बल्कि दर्द से भरा है। आदित्य ने हवेली के पुराने मंदिर में बुआ की तस्वीर और बच्चों की हड्डियां रखी। रमा बुआ की परछाई दीवार से निकली, मुस्कुराई और धीरे धीरे राख बनकर उड़ गई। लेकिन जैसे ही वो गई, आदित्य के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एक नई परछाई थी जिसका चेहरा अधूरा था और जिसकी आवाज एकदम रुक रुक कर आती थी, जैसे रेडियो की टूटी तरंगें। अब मेरी बारी है। अब आदित्य को एहसास हुआ, हर बार किसी आत्मा को मुक्ति देना आसान नहीं होगा। कुछ कहेंगी, कुछ डराएंगी और कुछ मारेंगी। गांव के बाहर एक पुराना रेडियो स्टेशन था।
अब बंद पड़ा है, खंडहर बन चुका है। पर कहते हैं हर शाम 7 बजे वहां से रेडियो ऑन होता है, खुद ब खुद कोई आवाज आती है, मरना है तो बोलो हाँ। गांव के 2 लड़के मजाक में वहां गए और वापस आए तो बोलना बंद कर दिया। मुंह खुले पर आवाज गायब। अब आदित्य को वहां जाना होगा, उस आत्मा से बात करने जिसकी आवाज अब मौत बन चुकी है। आदित्य स्टेशन पहुंचा तो सामने पड़ा था एक टूट चुका टेप रिकॉर्डर। उस पर नाम लिखा था RJ सूरज और साथ में एक स्लिप। आवाज मेरा जुनून थी, अब मेरी आवाज ही मेरा श्राप है। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। आप सुन रहे हैं अंतिम स्टेशन FM 7 बजे। अब बजेगा मौत का गाना, जो सुनेगा वो बोलेगा नहीं। स्टूडियो का दरवाजा खुला, अंदर एक कंकाल नुमा शरीर, कानों पर हेडफोन और माइक से जुड़ा एक नुकीला तार। आदित्य ने पूछा, कौन हो तुम? और जवाब मिला, मैं वो हूं जिसे किसी ने नहीं सुना। अब मैं सबको चुप कराता हूं। तभी वहां मौजूद हर लाइट टिमटिमाने लगी और अचानक आदित्य की आवाज बंद हो गई। वो कुछ बोलना चाहता था पर मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शब्द अटक गए जैसे किसी ने जुबान छीन ली हो। तभी टेबल पर पड़ी एक पुरानी कैसेट जलने लगी और उससे निकली एक और आत्मा की चीख। हम सब RJ सूरज की आवाज में बंधे हुए हैं। वो जितना गाता है उतने हम मरते हैं। RJ सूरज मरने से पहले एक आखिरी शो कर रहा था जिसमें उसने अपनी जान ली, लाइव ऑन एयर। और तब से उसकी आत्मा उसी एयर वेव में फंसी है। जो भी स्टेशन ऑन करता है उसकी आवाज वहीं कैद हो जाती है। अब आदित्य को बोलने के लिए स्टेशन का अंतिम प्रसारण पूरा करना होगा। आदित्य ने वही हेडफोन पहना, माइक ऑन किया और वो पंक्तियां दोहराई। आप सुन रहे हैं अंतिम स्टेशन FM। और अब आखिरी शो, क्योंकि अब हम सब मुक्त हैं। RJ सूरज की आत्मा धीरे धीरे माइक से बाहर निकली, हवा में बिखरी और शांति से स्टेशन की छत से ऊपर उड़ गई। तभी आदित्य को फिर से आवाज मिली, उसकी खुद की। बाहर निकला तो हवा भारी थी। उसने महसूस किया अब परछाइयां सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहीं, अब तो आवाजें शहरों तक पहुंच रही हैं। शहर की सर्द शाम थी। मेट्रो लाइन 7 पर रोज की तरह ट्रेन 7 बजे स्टेशन पहुंची, लेकिन उस दिन कोई नहीं चढ़ा, कोई नहीं उतरा। फिर भी ट्रेन चली। अंदर CCTV में देखा गया, एक लड़की बैठी थी पीले सलवार कुर्ते में। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें फटी फटी और उसकी गोद में एक ट्रेन टिकट रखा था जिस पर लिखा था केवल एक तरफा यात्रा, वापसी नहीं। अगले दिन न्यूज आई, लाइन 7 की आखिरी ट्रेन बिना ड्राइवर के 4 स्टेशन पार कर गई। जब ट्रेन रोकी गई तो वहां सिर्फ खून के धब्बे मिले और एक टूटा हुआ मोबाइल जिसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। मैंने उसका टिकट काटा था पर मुझे क्या पता था वो जिंदा नहीं थी। अब आदित्य शहर में था अपनी बहन की शादी के लिए। एक सुबह उसके होटल रूम के नीचे एक लिफाफा पड़ा मिला जिसमें एक मेट्रो टिकट था। टाइम 7 बजे शाम, स्टेशन लाइन 7, प्लेटफॉर्म 0 पीछे लिखा था, अगर इस बार तुम नहीं चढ़े तो कोई और मरेगा। ट्रेन समय पर आई और आदित्य चढ़ गया। डिब्बा खाली था सिवाय एक सीट के जहां सोनल बैठी थी। उसे देखकर महसूस होता था कि वह जिंदा और मरी दोनों थी। उसने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ उतरोगे या तुम भी टिकट काट कर भाग जाओगे जैसे उसने किया था? सोनल का एक लड़के से रिश्ता तय हुआ था। उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर मिलने का वादा किया पर लड़का नहीं आया। सोनल ने इंतजार किया और फिर उस स्टेशन से कूद गई ठीक 7 बजे। अब वो हर रात उस ट्रेन में बैठती है और जिस किसी ने प्यार में धोखा दिया हो उसे साथ ले जाती है। आदित्य को ट्रेन में अचानक दिखा उसकी बहन और वो लड़का जिससे उसकी शादी होने वाली थी। उनके चेहरे काले हो गए और ट्रेन की स्पीड बढ़ती गई। सोनल बोली, या तो तू उतर और उन्हें बचा या मेरे साथ रह और उनका टिकट बनने दे। आदित्य ने जेब से वही टिकट निकाला जिसमें लिखा था वापसी नहीं। उसने उसे फाड़ा और बोला, तू नहीं मरी सोनल, तुझे इंतजार में मारा गया। ट्रेन रुक गई, दरवाजा खुला और सोनल की आत्मा धीरे धीरे ट्रेन की खिड़की से बाहर उड़ गई। आदित्य जैसे ही बाहर निकला, ट्रेन का अगला डिब्बा चालू हो गया और अब उसमें एक नई आत्मा बैठी थी। एक बूढ़ा आदमी
जो हर टिकट लेकर पूछ रहा था, कहाँ उतरना है बेटा, कहीं रुकना तो नहीं पड़ेगा। शहर की मेट्रो लाइन 7 पर अब एक नया डर फैल रहा था। लोग कहते थे, ट्रेन में एक अजीब बूढ़ा टिकट कलेक्टर घूमता है, सफेद वर्दी, बिना आईडी, बिना नाम। वो सबसे टिकट मांगता है और जिसके पास न हो उसे अगला स्टेशन कभी नहीं दिखता। मेट्रो विभाग के एक कर्मचारी को रोज शाम को एक फाइल मिलती थी। उसका नाम था रात 7 बजे मृत यात्रियों की सूची। उसमें वो नाम होते जो अगले स्टेशन पर उतरेंगे नहीं, बल्कि गायब हो जाएंगे। एक दिन उस लिस्ट में एक नाम आया, आदित्य वर्मा, सीट 11B। आदित्य ने रात 7 बजे फिर वही ट्रेन पकड़ी। डिब्बा खाली था और कुछ ही देर में एक पुराना टिकट कलेक्टर आया। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं, आवाज सूखी और डरावनी। उसने पूछा, तुम्हारा टिकट, या तुम भी उसी लिस्ट के नाम हो? आदित्य ने जवाब दिया, मुझे लिस्ट से बाहर होना है। क्या इसके लिए रिश्वत चलेगी? टिकट कलेक्टर हंसा, रिश्वत? हाँ, पर अब मैं रुपये नहीं, यादें लेता हूं। एक ऐसी याद दो जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो। आदित्य ने आंखें बंद की और वो रात याद की जब उसने अपनी मां को खो दिया था, बस इसलिए क्योंकि वो उसकी बात मानने में देर कर गया था। टिकट कलेक्टर की आंखों में पानी आ गया। यही रिश्वत चाहिए थी, दर्द जो इंसान को इंसान बनाता है। तू जा सकता है, लेकिन मेरी कहानी सुन ले। वो एक वफादार कर्मचारी था, हर टिकट जांचता था, लेकिन एक दिन उसने एक औरत को बिना टिकट जाने दिया। उसके बदले रिश्वत ली, एक चांदी की चूड़ी, और उसी दिन ट्रेन में आग लग गई। 36 लोग मरे, जिनमें वो औरत भी थी। अब वो आत्मा बनकर हर रात उन लोगों को टिकट काटता है जो कभी अपनी जिंदगी में बेईमानी कर चुके हैं। आदित्य ने पूछा, क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते? कितना काटोगे टिकट? कलेक्टर बोला, जिस दिन कोई बिना दर्द दिए सिर्फ सच्चाई से टिकट देगा, उस दिन मुझे मोक्ष मिलेगा। आदित्य ने उसकी तरफ एक खाली टिकट बढ़ाया जिस पर लिखा था सच। टिकट कलेक्टर ने पहली बार मुस्कान दी और हवा में घुलकर गायब हो गया। शहर के सबसे पुराने रेलवे यार्ड में एक पुरानी बंद पड़ी ट्रेन खड़ी है, जिसके आगे बोर्ड लगा है 707। चालू नहीं है, फिर भी चलती है। लोग कहते हैं रात 7 बजे के बाद वो ट्रेन खुद से चालू हो जाती है और उसमें होते हैं सिर्फ मरे हुए मुसाफिर। रेलवे यार्ड में एक 13 साल की लड़की देखी गई है, नाम रितिका। हर रात 7 बजे वो एक रजिस्टर लेकर आती है और ट्रेन के डिब्बों में बैठी आत्माओं की गिनती करती है, पर हर बार उसकी गिनती में एक नाम ज्यादा निकलता है। 447 आत्माएं होनी चाहिए, पर आज 48 हैं। एक मुसाफिर गलत चढ़ गया है। अब आदित्य को आदेश मिला था रेलवे विभाग की तरफ से, भूतिया ट्रेन 707 की जांच करो और रिपोर्ट बनाओ। जैसे ही आदित्य ट्रेन में चढ़ा, सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लाइट झपकने लगी और डिब्बों में दिखे कांच की आंखों वाले मुसाफिर। रितिका मिली, वही लड़की। उसने आदित्य से कहा, हर रात ये आत्माएं अपने अपने मरने का अभिनय करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत याद नहीं। वो रिहर्सल करते हैं ताकि मोक्ष मिल सके, पर एक आत्मा हमेशा ज्यादा होती है। वो जो मरनी नहीं चाहिए थी, वो जो जिंदा है पर फंसी हुई है। रात के ठीक 7:48 पर एक डिब्बे से आवाज आई, मैं नहीं मरी, फिर भी मुझे यहां क्यों लाया गया? उस आत्मा का चेहरा सामान्य था, आंखों में आंसू, और उसने आदित्य से कहा, मैं बस एक हादसे में कोमा में हूं, पर मुझे मरा मान लिया गया। अब आदित्य को तय करना था, इस आत्मा को मोक्ष दे या वापस जिंदा दुनिया में भेजे। आदित्य ने ट्रेन के आपातकालीन हैंडल को खींचा। ट्रेन रुक गई। वो आत्मा हवा में उल्टी घूमी और धुएं की तरह गायब हो गई, वापस वन उस शरीर में जो अस्पताल में कोमा में था। रितिका बोली, तुमने नियम तोड़ा। अब ट्रेन की रिहर्सल गड़बड़ा गई है। अब आत्माएं स्थिर नहीं रहेंगी। ट्रेन 707 के हर डिब्बे से रिहर्सल कर रही आत्माएं असली बन गईं। अब वे बाहर निकलने लगी, स्टेशन की ओर, लोगों की ओर। और रितिका ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा, अब लिस्ट बंद है, अब कोई गिनती नहीं होगी। शहर की सबसे पुरानी फाइलों में एक स्टेशन दर्ज है, कैलाश नगर, प्लेटफॉर्म 0। इस स्टेशन का कोई नक्शा नहीं है, कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं, पर जब कोई जिंदगी से हार जाता है तो वहीं जाकर अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ता है।
रेलवे की पुरानी रजिस्ट्री में एक रहस्यमय कर्मचारी दर्ज था। नाम राजकिशोर, काम टिकट काटना, स्थान प्लेटफॉर्म 0 साल 1947 से आज तक। हर टिकट पर वो सिर्फ एक शब्द लिखता था, कब्र। आदित्य को एक सपना आया, वो ट्रेन पकड़ रहा है, पर स्टेशन पर कोई बोर्ड नहीं है। सपने में एक आदमी ने उसे कहा, प्लेटफॉर्म 0 पर तेरा नाम आ गया है, तेरा किराया जिंदा रहकर चुका दिया गया है, अब आ और उतर जा। अगली सुबह आदित्य कैलाश नगर पहुंचा। स्टेशन सुनसान, दीवारों पर पटरी के निशान तक मिटे हुए थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 7 बजे शाम हुआ, हवा थम गई और एक धीमी सी सीटी गूंजी। एक काली ट्रेन आकर रुकी, बिना लाइट, बिना शोर। आदित्य जैसे ही डिब्बे में चढ़ा, एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। सफेद बाल, काले कपड़े, आंखें सोनी। उसने पूछा, कहां जाना है? भूत में, भविष्य में, या जहां कोई याद भी ना रखे? उसने एक टिकट निकाला जिस पर लिखा था, नाम आदित्य, मंजिल मुक्ति या मिट्टी। ट्रेन में बाकी यात्री चुप थे। कुछ के शरीर अधूरे थे, कुछ के चेहरे जल चुके, पर हर किसी की आंखों में बस एक सवाल, क्या आज हम उतर पाएंगे? क्योंकि प्लेटफॉर्म 0 पर ट्रेन रुकती तो है, पर वहां कभी कोई उतर नहीं पाता। ट्रेन में झटका आया और आदित्य को याद आया, उसने सोनल की आत्मा को मुक्ति दी थी, रितिका की गिनती को रोका था और 707 की रिहर्सल तोड़ी थी। अब नियम टूट चुके थे। अब प्लेटफॉर्म 0 पर उतरना मुमकिन था। दरवाजा खुला, बाहर सिर्फ अंधेरा था। राजकिशोर बोला, एक बार उतर गया तो वापस आने की कोई टिकट नहीं। आदित्य बोला, वहीं जाना है जहां मेरा डर खत्म हो और उनकी शांति शुरू हो। और वो उतर गया। अगली सुबह न्यूज आई, कैलाश नगर स्टेशन के पास जमीन खुद ब खुद धंसी। नीचे से एक पुराना प्लेटफॉर्म मिला और वहां एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था, आदित्य, जिसने अंतिम सवारी पूरी की। कई सालों से एक रहस्यमयी ट्रेन देखी गई है जो समय के विपरीत दिशा में दौड़ती है। लोग इसे कहते हैं ट्रेन एक्स, रिवर्स लाइफ लाइन। ये ट्रेन सिर्फ आत्माओं के लिए है जो मरने के बाद भी अपने मरण की घड़ी को समझ नहीं पाई। अब वो उसी घड़ी में लौटती हैं, बार बार, हर रात। रात 7 बजे ट्रेन एक्स शुरू होती है। ये चलती है उल्टी दिशा में, घंटा दर घंटा पीछे जाती हुई। रात 7, 6 to 5 to 4, जब तक वो समय नहीं आ जाता जिसमें आत्मा की मौत हुई थी, और वहीं रुक जाती है। इस अध्याय में एक नया किरदार आता है, समीर, जो ट्रेन एक्स का गार्ड है। लेकिन उसका काम टिकट काटना नहीं, बल्कि मुसाफिरों को दिखाना है, तुम कैसे मरे थे और क्यों दोबारा मरोगे। हर आत्मा को एक दर्पण दिखाया जाता है जो उसका भविष्य की मौत दिखाता है। एक विशेष नियम है इस ट्रेन में, हर आत्मा को दोबारा मौका मिलेगा मौत से बचने का, लेकिन शर्त यह है उसे एक रेस में जीतना होगा। रेस कैसी? एक दौड़ जिसमें आत्मा को अपने सबसे बड़े डर से भागकर आगे निकलना होता है। जिसे हार जाती है उसे फिर से जिंदा दुनिया में भेजा जाता है, एक नया जीवन लेकर, पर पुरानी यादों के बोझ के साथ। पिछले अध्याय के अंत में जब आदित्य प्लेटफॉर्म 0 से उतरा, उसे सीधे ट्रेन एक्स में खींच लिया गया। समीर ने उसे कहा, तुमने आत्माओं को मुक्त किया पर अपना जीवन अधूरा छोड़ दिया। अब तुम्हें भी रेस में दौड़ना होगा। आदित्य को अपने सबसे बड़े डर से सामना करना पड़ा। वो स्टेशन जहां उसकी मां ने आत्महत्या की थी, वो घड़ी जब वो वहां नहीं पहुंचा। रेस में उसे उसी स्टेशन से भागना था जहां उसकी मां की आत्मा हर रात उसे रोकती थी। वो दौड़ रहा था, खून, धुआं, परछाइयां, पर वो रुका नहीं। आखिरी सेकंड में वो दौड़ जीत गया। समीर उसके पास आया और बोला, तुमने सजा नहीं, दर्द को स्वीकारा, इसलिए तुम्हें मोक्ष नहीं, एक विकल्प दिया जाएगा। तुम वापस जिंदा दुनिया में लौट सकते हो, पर हर साल 7 बजे एक परछाई बनकर एक आत्मा को मोक्ष दिलानी होगी। अब आदित्य हर रात 7 बजे किसी एक आत्मा की तलाश करता है जो फंसी है। उसे उसकी मौत, डर और मोक्ष के बीच एक विकल्प देता है। अब वो खुद 7 बजे की परछाई बन चुका है। शहर में एक के बाद एक 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। सबकी आंखें खुली मिली, चेहरे पर हैरानी, जैसे किसी डरावनी चीज ने नींद के दौरान उन्हें छू लिया हो। हर किसी ने मरने से पहले एक ही बात कही थी, मैंने एक ही सपना देखा,
ट्रेन नंबर 77। अध्याय की शुरुआत एक बच्चे से होती है, विराज, जिसे रोज सपनों में एक ट्रेन दिखाई देती है। वो ट्रेन नीली है, साइलेंट है और धुएं से बनी हुई। हर रात 7 बजे वो सपना शुरू होता है और ट्रेन में एक नई सवारी चढ़ती है जो अगली सुबह मर जाती है। विराज अपने सपनों को एक डायरी में लिखता है। उसके पन्नों पर यह शब्द दर्ज हैं। आज ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी चढ़ा। उसके पास टिकट नहीं था, लेकिन टिकट काटने वाली महिला ने कहा, तेरा समय पूरा हो गया है। अगली सुबह वो मर गया। डॉक्टर इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, पर उसकी मां जानती है कुछ सच में पीछे से पीछा कर रहा है। विराज के सपने में एक नई परछाई दिखाई देने लगी। एक आदमी जो हर बार ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होता है और कहता है, तू इस ट्रेन का मुसाफिर नहीं है, लेकिन तू उस टिकट को पकड़ सकता है जो औरों की मौत लिखे। यह परछाई कोई और नहीं, आदित्य है। विराज को पता चलता है कि ट्रेन 77 एक ड्रीम लॉटरी चलाती है। हर रात एक नाम चुना जाता है जिसे अगली सुबह मौत मिलती है। ये लॉटरी उन्हीं लोगों में होती है जो अधूरी इच्छाओं और गुनाहों के साथ सोते हैं। जिनके सपने बोझ बन जाते हैं वो मौत की इस लॉटरी में शामिल हो जाते हैं। समीर, जो पहले टाइम ट्रेन एक्स का गार्ड था, अब सपना 77 का मैन कंट्रोलर बन गया है। वो विराज से कहता है, तू सपनों का दरवाजा है। अगर तू चाहे तो किसी को मौत से बचा सकता है, पर हर बार तुझे अपनी एक रात की नींद कुर्बान करनी होगी और एक दिन तुझे अपनी खुद की जान की कीमत देनी पड़ेगी। एक रात ट्रेन में एक लड़की चढ़ती है जिसका नाम है आर्या, जो स्कूल में विराज की दोस्त है। विराज सपना बीच में रोक देता है और टिकट फाड़ देता है। आर्या अगली सुबह जिंदा रहती है, पर विराज की नाक से खून बहता है और उसकी मां कहती है, तू धीरे धीरे असल दुनिया से कटता जा रहा है बेटा। पर यह कौन है जो तुझे सपनों में टिकट थमा रहा है? अब विराज को आदित्य असली रूप में दिखता है, ना इंसान ना आत्मा, बस एक ट्रांजिशन जो सपनों में मौत और मोक्ष के बीच पुल बना चुका है। आदित्य कहता है, तू मेरा उत्तराधिकारी है विराज, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही वो खिड़की खोल सकते हैं जहां आत्मा और सपना एक हो जाए। अब ट्रेन में विराज खुद को देखता है, एक टिकट के साथ। नाम विराज, मंजिल जागते हुए सपने में मौत। वो समझता है कि अब उसकी परीक्षा है। उसे खुद को बचाना होगा या अपने सारे बचे हुए जीवन को उन आत्माओं को देना होगा जो मोक्ष चाहती हैं। जब कोई बहुत थक जाता है तो वो सोता नहीं, वो खो जाता है। विराज अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां न वह जिंदा कहलाता था न मृत। उसकी हर रात अब मोक्ष और मृत्यु के बीच की जागती नींद बन चुकी थी। एक रहस्यमयी नींद होती है जिसमें इंसान खुद को बाहर से देख सकता है। वो कहलाई जाती है जी जोन। यह वह जगह है जहां आत्माएं अपने अधूरे कामों की गूंज सुनती हैं और सपना एक अंतर्द्वार बन जाता है। अब विराज उसी जा जोन में फंस चुका था। जी जोन के भीतर एक दरवाजा था, लकड़ी का, बिना हैंडल के, जिस पर कोई नाम नहीं था। लेकिन हर बार जब 7 बजते वो दरवाजा खुद ब खुद खुलता और एक ट्रेन की धीमी सी सीटी सुनाई देती। विराज समझ गया, ये दरवाजा सिर्फ उसी के लिए है। दरवाजे के उस पार आदित्य खड़ा था। अब वो और भी धुंधला, शांत और थका हुआ दिख रहा था। उसने विराज से कहा, हर परछाई एक दिन थक जाती है। अब मेरी बारी है मुक्त होने की और तुम्हारी बारी है चयनकर्ता बनने की। तुम अब वो व्यक्ति बनोगे जो तय करेगा कौन बचेगा, कौन जागेगा और कौन हमेशा के लिए सोएगा। विराज अब रोज सपनों में 3 दरवाजे देखता है। 1, मोक्ष का, आत्मा सब भूल जाती है। 2, पुनर्जन्म का, आत्मा फिर जन्म लेती है। 3, यातना का, आत्मा जागकर हर रात वही सपना देखती है। हर आत्मा एक दरवाजा चुनती है, लेकिन उसकी चाबी अब विराज के पास होती है। विराज ने जिसे बचाया था वही लड़की आर्या अब एक बार फिर उसके सपनों में लौटती है, लेकिन इस बार वो मर चुकी है। मैंने दूसरी दुनिया से तुम्हें देखने की कोशिश की, अब मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, क्या तुम मुझे भूल पाओगे? विराज चुप रहा और दरवाजा नंबर 1 की चाबी आर्या को दे दी, मोक्ष की। जैसे ही आर्या दरवाजे से पार हुई, आदित्य गायब हो गया। बस एक आवाज गूंजी, अब तू परछाई नहीं, तू वह रोशनी है जो मौत के सपनों को दूसरा रास्ता दिखाती है।
उसकी मां ने देखा कि विराज अब गहरी नींदों में नहीं जाता, बल्कि हर सुबह एक नया पन्ना उसके पास होता है। हर पन्ने पर एक आत्मा की कहानी, हर शब्द में एक सपना, और हर सपना किसी की मुक्ति। जब आत्मा को उसका प्रतिबिंब दिखता है, तब वह खुद को पहचान लेती है और डर वहीं से जन्म लेता है। विराज अब हर रात एक नई आत्मा को मुक्त कर रहा था। उसकी मां को भी धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि उसका बेटा अब साधारण नहीं रहा। लेकिन उस रात जब सपने में कोई आत्मा नहीं आई, बल्कि विराज खुद सपने में नहीं गया, एक अजीब सी चीज हुई। रात के ठीक 7 बजे विराज के कमरे में रखा पुराना आईना अपने आप धुंधला होने लगा। आईने के भीतर किसी की परछाई थी, पर वो कोई आत्मा नहीं, विराज खुद था। लेकिन यह दूसरा विराज मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में लाली थी और उसके हाथ में वही टिकट था जो आदित्य कभी थमाया करता था। अब मैं हूं टिकट कलेक्टर और तेरा नाम अगली लिस्ट में है। विराज की लिखी हुई ड्रीम डायरी के पन्ने एक एक करके उलटने लगे। हर आत्मा जिसे उसने मुक्त किया था अब चीख रही थी, हम अधूरे रह गए, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमारे बदले खुद को चुन लिया। आईने के विराज ने कहा, तू सोचता है तू बचा सकता है, अब देख आईने में जो दिखता है वो अब सपना नहीं, हकीकत है। एक घड़ी ने अलार्म बजाया और विराज का शरीर सुन्न हो गया। उसने खुद को बिस्तर पर लेटा देखा और उसकी आत्मा अब हवा में तैर रही थी। आईने वाला विराज अब उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। आदित्य की गूंजती आवाज फिर आई, हर रक्षक एक बार परीक्षा से गुजरता है, या तो तू अपने ही सपने में अपने शरीर को वापस हासिल करेगा, या फिर तुझे सदा के लिए परछाई बनकर दूसरों की नींदों में भटकना पड़ेगा। पहली बार ट्रेन 77 के दरवाजे बंद रह गए। कोई आत्मा नहीं, कोई टिकट नहीं, सिर्फ विराज और उसकी ही छाया। अगली सुबह उसकी मां ने देखा, विराज की आंखें खुली थीं, पर वो बोल नहीं पा रहा था। मौत जब उम्र देखे बिना आती है, तब जिंदगी सपनों में छुपने लगती है। शहर के एक किनारे पर बसा था एक पुराना वृद्धाश्रम। नाम था सुकून निवास, लेकिन वहां ना कोई सुकून था, ना कोई निवास। हर रात 7 बजे वहां की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती और एक अजीब सी सीटी गूंजती, ट्रेन जैसी, लेकिन कहीं से आती नहीं। सारे बुजुर्ग हर रात एक ही सपना देखते थे, वो ट्रेन में बैठे हैं, एक टिकट उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें याद नहीं कि वो कहां जा रहे हैं। और फिर ट्रेन की बत्तियां बंद हो जाती और वो अपनी बचपन की लाश को देखकर चिल्ला उठते। अब आईना विराज वृद्धाश्रम जाकर हर बुजुर्ग को एक काला टिकट देने लगा। सो जाइए दादाजी, आज अंतिम स्टेशन पर उतरना है। हर बुजुर्ग जो वो टिकट लेता, सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती। विराज जो अब आईने में बंद था, सब देख रहा था। वो चीखता पुकारता, लेकिन बाहर नहीं आ पाता। एक दिन एक वृद्धा ने आईने में झांका और कहा, ये तुम नहीं हो बेटा, वो जो बाहर है वो एक परछाई है, और मैं जानती हूं कि तुम कहां से आए हो। मैं आदित्य की मां हूं। आदित्य की आत्मा ने विराज को नहीं चुना था यूं ही। असल में विराज का दादा ट्रेन 87 का ही पुराना ड्राइवर था। उसने ही ट्रेन को एक बार मृत आत्माओं से भरकर एक भूतिया दुर्घटना में उतार दिया था। वही गुनाह अब पीढ़ियों बाद विराज के सिर पर आया। आदित्य की मां ने कहा, अगर तू वृद्धाश्रम के 3 लोगों को उनकी मौत के पहले सपना बदल कर दिखा दे, तो दरवाजा तुझ पर फिर से खुलेगा। विराज तैयार हो गया। श्री वासुदेव दत्ता, जो रोज सपने में अपनी बेटी की आत्महत्या देखते हैं, श्रीमती प्रमिलाबाई, जिन्हें लगता है उन्होंने अपने पति को मार डाला, गणपत काका, जो हर रात खुद को जलते ट्रेन डिब्बे में देखते हैं। अब विराज की आत्मा उनके सपनों में उतरेगी, लेकिन क्या वो आईने के बाहर आ पाएगा? हर आत्मा का एक पाप होता है और हर पाप का एक सपना। अगर सपना बदल सको तो आत्मा भी मुक्त हो सकती है। वासुदेव हर रात यही सपना देखते। उनकी बेटी छत से कूद जाती है और वो उसे बचा नहीं पाते। विराज की आत्मा उनके सपने में प्रवेश करती है। इस बार वो सीढ़ियां चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, बेटी ने कहा, मैंने कूदा क्योंकि आपने कभी मुझे अपनी नहीं समझा। आपने मुझे सिर्फ नाम समझा, इज्जत नहीं। विराज पहली बार समझता है, पाप बचाने में नहीं, सुनने में होता है। वो वासुदेव को पकड़कर बेटी की आवाज सुनवाता है। अंत में बेटी गले लगती है और एक सफेद रोशनी में बदल जाती है।
वासुदेव की आत्मा शांत हो जाती है। प्रमिला सपने में देखती उनका पति बारिश की रात छत से फिसलकर गिरा और मर गया, लेकिन मरने से पहले यही बोला, तुमने धक्का दिया। विराज प्रमिला के सपने में घुसता है, लेकिन वहां पति की आत्मा गुस्से में है। उसने वर्षों से अपनी पत्नी को माफ नहीं किया। प्रमिला रोती है, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन तुम्हारा डर मेरी चुप्पी बन गया और मेरी चुप्पी तुम्हारी मौत। विराज दोनों को एक पुराने रेडियो से उनकी शादी की कस्में सुनवाता है और पति की आत्मा पहली बार मुस्कुराकर कहती है, तू कातिल नहीं थी, तू बस मेरी चुप्पी की गवाह थी। दूसरी आत्मा भी मुक्त। गणपत हर रात उसी जलती ट्रेन में फंसते हैं जिसमें उनके सारे दोस्त मरे। मैं क्यों बच गया? क्यों मैं अब तक जिंदा हूं? मैंने किसी को नहीं बचाया, मैं सिर्फ भागा। विराज ट्रेन में उनके साथ आता है और कहता है, हर आत्मा का काम बचाना नहीं होता। कुछ आत्माएं सिर्फ इसीलिए जीती हैं ताकि आगे चलकर किसी और की मौत को रोक सकें। गणपत अपनी सीट से उठकर उसी ट्रेन में बैठे एक बच्चे को बचा लेते हैं, जो और कोई नहीं, भविष्य का विराज था। गणपत की आत्मा मुस्कुराकर शांत हो जाती है। आईना अब क्रैक होने लगा। विराज का चेहरा उसमें झलक रहा है, लेकिन तभी अब तक 3 और आत्माएं उसके टिकट से मर चुकी थीं। वो असली विराज की आत्मा को देखकर बोला, तू सपने बदल रहा है? अब मैं सपनों को मार डालता हूं। दरवाजा अब धीरे धीरे खुलने लगा। ट्रेन 77 की सीटी सुनाई दी। विराज की आत्मा अब लौट सकती थी, लेकिन शर्त थी, आईना विराज को उस ट्रेन में खुद भेजना होगा। जब परछाई खुद को पहचान लेती है, तब वो सिर्फ डर नहीं दिखाती, वो फैसला लेती है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। जिस आईने में विराज की आत्मा कैद थी, वो अब सिर्फ आईना नहीं रहा। अब वो एक सपना मार द्वार बन चुका है, जहां से जो भी गुजरता है या तो अपने सबसे गहरे डर से भिड़ता है या हमेशा के लिए एक परछाई बन जाता है। आईना विराज यानी विराज की शुद्ध छाया अब जान चुका था कि वो असली नहीं है, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सपना नहीं देखना, मुझे तो अब सबको सुलाना है। अब वो एक एक कर हर वृद्ध को अंतिम टिकट दे रहा था। विराज की मां अब धीरे धीरे अस्वस्थ हो रही थी। उसने एक रात सपने में खुद आदित्य को देखा। आदित्य ने कहा, तेरे बेटे को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि उसकी मां भी इस ट्रेन की मुसाफिर थी। और विराज की मां जागते ही कहती है, मुझे याद है, मैं भी उसी ट्रेन में थी। मैंने अपने बेटे के लिए वापस लौटने की मिन्नत की थी। मुझे तब दूसरा जीवन दिया गया, लेकिन शर्त थी, मेरा बेटा इसकी कीमत चुकाएगा। विराज के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। रात 7 बजे ट्रेन 77 की सीटी ने पूरे वृद्धाश्रम को हिला दिया। आईना खुला। विराज की आत्मा बाहर आई। आईना विराज सामने खड़ा था। मैं तेरा ही हिस्सा हूं, जो तूने कभी दबाया, डर, गुस्सा, मोह, लालच, मैं वही हूं। विराज बोला, अगर तू मेरा हिस्सा है तो तुझे मोक्ष मैं ही दूंगा। लेकिन उस ट्रेन के भीतर ट्रेन 97 के डिब्बे अब वास्तविक दुनिया में दिखने लगे थे। वृद्धाश्रम के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म उभर आया। आईना विराज हंसते हुए चढ़ गया ट्रेन में, लेकिन तभी विराज ने आदित्य की टिकट बुक दी, ट्रेन में फेंकी, जिसमें लिखा था, परछाई अगर स्वीकृति पा जाए तो वो भूत नहीं, बचाव बन जाती है। ट्रेन चल पड़ी। आईना टूट गया। सभी आत्माएं जो मुक्त हुई थीं, अब एक सफेद धुंध में विलीन हो गईं। विराज वापस जागा। उसकी मां उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा। अब मेरी मिन्नत पूरी हुई, अब मैं भी जा सकती हूं। और वो शांत हो गई। विराज जान गया, मोक्ष सिर्फ आत्मा को मुक्त करना नहीं था। मोक्ष था अपने डर को स्वीकार करना, दूसरों की आत्मा की आवाज को सुनना और कभी किसी को अकेले न छोड़ना। हर कहानी एक डर से शुरू होती है और एक सच पर खत्म, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो विरासत बन जाती हैं। विराज अब जिंदा है, पर आईने की जगह दीवार पर एक हल्की सी चमक बनी रहती है, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। वृद्धाश्रम अब बंद हो चुका है। सारे बुजुर्ग या तो मुक्त हो गए या किसी शांत जगह चले गए। एक दिन विराज को एक 7 साल की बच्ची मिलती है, जो बार बार एक ही बात कहती है, मैं रोज रात 7 बजे एक सपना देखती हूं, जिसमें एक ट्रेन मुझे लेने आती है और मम्मी कहती हैं कि वो ट्रेन मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो हर बार मुझे देखती है और रुक जाती है।
विराज उसके माथे पर हाथ रखता है तो महसूस होता है वो भी एक अधूरी आत्मा है। आदित्य की छोड़ी गई किताब में एक आखिरी पन्ना था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। उस पर लिखा था, अगर कोई बच्चा 7 बजे सपनों में ट्रेन देखे तो समझो वो अंतिम मुसाफिर है। उसे मोक्ष नहीं, रक्षा चाहिए, क्योंकि वो ट्रेन अब सपने नहीं लाती, वो अगली कहानी लाती है। विराज अब सपनों का रक्षक बन चुका है। हर बार कोई बच्चा अगर ट्रेन 77 का सपना देखता है तो विराज उसकी नींद में दाखिल होकर उसे उस ट्रेन से उतरने में मदद करता है। एक नए शहर का एक कमरा। एक बच्ची नींद में मुस्कुरा रही है। उसके पास एक पुराना आईना रखा है जिस पर हल्की धुंध फैली हुई है। आईने में कोई चेहरा नहीं, लेकिन उस पर एक उभरा हुआ वाक्य दिखता है, 7 बजे की परछाई फिर लौटेगी।